नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष की सदन के बाहर बाहें या कहीं बोहें तनी हुई है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। खासतौर पर पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष सदन में सरकार के सामने आर पार करने के मूड में है। विपक्ष ने मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए कई अहम काम रोको और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए तंज कसा है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अगर है भी तो सरकार या सत्ता पक्ष उसका जवाब देने के लिए तैयार है। देखना होगा कि विपक्ष की जो तल्खी सदन के बाहर दिख रही है, सदन के भीतर और सत्र के रहते ये सब कुछ दिखेगी या नहीं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल सदन के बाहर सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही है। इनेलो नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आज मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा है। जी, चर्चा शुरू करते हैं। प्रवीण अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अत्रे साहब, जवाब तो इस बार काफी सारे देने होंगे। सरकार को घेरने के लिए रणनीतियां तैयार की जा रही है विपक्ष की ओर से। पेपर लीक बड़ा मसला रहेगा। रोजगार का मसला भी विपक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि इसे सदन में उठाएंगे और पूछा जाएगा सरकार से कि रोजगार के मसले पर सरकार प्रदेश के युवाओं की अनदेखी क्यों कर रही है। कृषि का भी एक मुद्दा रहेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी आपसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जिस तरह कोविड का दौर चला उसके बाद से मतलब सरकार को घेरने की रणनीति पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अत्रे साहब, देखिए, ऐसा है जहां तक सरकार को घेरने की बात है, विपक्ष सदन के बाहर तो पूरी कुछ चिल्ला वो करता है, लेकिन जब सदन शुरू होता है तो यही विपक्ष की वहां पे विधि बन जाती है। चुप्पी साबित है। आपने इससे पहले के सत्र भी देखे, जिस तरह से सत्र के अंदर विपक्ष की पोल खुली वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं सुन रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ये कह रहे थे कि हम रोजगार के विषय पे बात करेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल पूछिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सवाल पूछेंगे तो स्वाभाविक है उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि जब आप 10 साल सत्ता में थे, 10 साल सत्ता में रहते हुए आप उतनी नौकरियां नहीं दे सके, इससे ज्यादा नौकरियां 7 साल के कार्यकाल में लोगों की दे देंगे। इस सवाल का जवाब हुड्डा साहब को देना पड़ेगा। हुड्डा साहब को इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा प्रदीप भाई कि हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर जो SC/ST भर्तियां हुई थी, 151 पदों में से 60 पद केवल नेताओं के रिश्तेदारों और मंत्रियों के रिश्तेदारों को ही कैसे मिल रहे थे। इस बात का जवाब भी हुड्डा साहब को देना पड़ेगा। हुड्डा साहब को इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा कि 2014 में आप एक पॉलिसी के अंतर्गत जिन लगभग 5000 कर्मचारियों को पक्के करने की बात करते रहे, वाहवाही लूटी आपने, क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया। उन 5000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर निकालने के आदेश दे दिए थे। उनके भविष्य के ऊपर तलवार लटक गई थी। और जिन गैस टीचर को आप लगातार झूठ बोलते रहे, हम आपको पक्का करेंगे, तो क्यों नहीं किया आपने? इसी सरकार ने उन गैस टीचर के भविष्य को सुरक्षित किया। तो ये ऐसे कुछ सवाल है जो हुड्डा साहब को भी जवाब देने पड़े। हुड्डा साहब को स्वास्थ्य के विषय में अगर हम बात करें, प्रदीप भाई आप भी जानते हैं इस कोरोना काल के अंदर, इस महामारी के अंदर जो पूरे विश्व में फैली और स्थिति ये थी कि हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन देश की स्थिति ये थी कि हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थी, हमारे पास PPE किट नहीं थी, हमारे पास मास्क का अभाव था। क्या हुड्डा साहब को इस बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आप क्या करते रहे इतने लंबे समय सत्ता में? लेकिन वर्तमान सरकार ने उसी महामारी के दौरान बाकायदा PPE किट का निर्माण किया और विश्व में आज सबसे ज्यादा PPE किट का निर्माण हो रहा है। और ये भी बताना पड़ेगा हुड्डा साहब को कि जिस वक्त कोरोना की महामारी में पूरा देश त्रस्त था, उस वक्त कांग्रेस ही कहाँ थे? देखिए, जितेंद्र चंदेलिया साहब कांग्रेस से और सुखबीर तंवर साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदेलिया साहब, आप तमाम रणनीतियां बना रहे हैं, स्वागत है आप दोनों का। आप तमाम रणनीतियां बना रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि विधानसभा में तमाम मुद्दे रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके, कृषि को लेके आप उठाएंगे, पेपर लीक उठाएंगे, लेकिन आपसे तो सदन
शुरू होने से पहले ही सवाल पूछ लिए गए हैं कि जब आप कहां थे, जब बेरोजगार लोग आपके कार्यकाल के दौरान भी इस तरह से घूम रहे थे, 10 साल में जितनी नौकरियां नहीं दे पाए, यह परवीन अत्रे साहब का कहना है, उससे ज्यादा तो इन्होंने 7 साल में दे दिए। रोजगार का मुद्दा बचा कहां है? एक बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके आप सवाल उठा रहे थे कोरोना काल के दौरान भी, और आपने कहा विधानसभा में भी उठाएंगे। इनका कहना है कि जितना बेहतर तरीके से कोरोना से हरियाणा लड़ा है, शायद कोई और स्टेट ना लड़ा हो। तो सवाल तो आपसे पूछे जा रहे हैं सदन शुरू होने से पहले ही। प्रदीप जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके सम्मानित चैनल पर जिस तरीके से परवीन अत्रे जी झूठ बोल रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता से सवाल तो पूछा जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय आपको ध्यान होगा कि नगर निगम फरीदाबाद के 1519 कर्मचारियों को, जो 14 साल से अपने घर बैठे हुए थे, तो हरियाणा सरकार के घोषणा पर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हमारी प्रदेश में, मैं कर्मचारी की बात पहले लेता हूं आपके चैनल पर, तो उन कर्मचारियों को, जो स्वच्छता के कर्मचारी है, जिनका पैर तो धोते हैं मोदी जी, स्वच्छ भारत अभियान एक विशेष अभियान है मोदी सरकार का और प्रदेश सरकार का, खट्टर और भाजपा जजपा की सरकार का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का इन्होंने काम किया। 1519 कर्मचारियों को पक्का किया, उनके चूल्हे जलाए। जो भाजपा ने चौटाला सरकार INLD के साथ में जब सरकार बनाई थी, तब उन लोगों को निकाला गया था, 1519 नगर निगम के सफाई कर्मियों को हरियाणा के अंदर, तो उनको लगाने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है, मोदी जी जहां कुंभ मेले में पैर धोते हैं, खट्टर साहब भाजपा जजपा के घोषणा पत्र में होता है हरियाणा के अंदर कि हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे, तो ये बताएं कहां हरियाणा के अंदर इन्होंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की है। और बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, पेट्रोल डीजल का आलम आप जानते हैं छुपा हुआ नहीं है। ये तो वही बात के साथ कर रहे हैं ना, सबसे कर रहे हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खा जा। तो दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से देश के किसान को मारने के लिए 3 कृषि काले कानून ये लेकर आए हमारे नेता राहुल गांधी जी। कुरुक्षेत्र के अंदर खेती बचाओ किसान बचाओ यात्रा करते, विवेक बंसल हमारे प्रभारी, हमारी माननीय अध्यक्ष शैलजा जी, हुडा साहब, रणदीप सुरजेवाला जी, तमाम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता किसानों की, मजदूरों की आवाज उठाता है और ये कहते हैं कि कहीं विपक्ष में नहीं है कांग्रेस। दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी जी को छोड़कर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मैं परवीन अत्रे जी से जवाब ले लेता हूं। अत्रे साहब, ये तो मान के चला ही जा सकता है कि सरकार जो है इस मामले में, जो कृषि कानूनों का विरोध इस समय चल रहा है, जो लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं और हरियाणा में जगह जगह आपकी पार्टी के और आपकी सहयोगी पार्टी के नेताओं का जो विरोध चल रहा है, निश्चित तौर पे आप लोग समझाने में नाकामयाब रहे, इसी वजह से आपका विरोध हो रहा है। नहीं प्रदीप भाई, देखिए इस विषय को जरा से देखिए, प्रदीप भाई उनकी आवाज करेगी तो मेरी आवाज नहीं जा पाएगी, उनकी आवाज नहीं। चंदेलिया साहब, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ, कृषि कानूनों पर बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए आप। अरे इनको चुप करवा दीजिए भाई, इनको आदत है ऐसे खराब हो जाएगी। आप बोलिए अत्रे साहब, बोलिए। देखिए प्रदीप भाई, इस बात को इस तरह से देखिए कि जिस आंदोलन का जिक्र आपने भी किया, 26 जनवरी से पहले की स्थिति और 26 जनवरी के बाद की स्थिति का अंतर आप भी अपने सामने देखें। आप भी देख रहे हैं जिस तरह से किसानों को बगलाया गया था, झूठ बोला गया था, भ्रम में डाला गया था, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उससे एजेंडाधारियों का एजेंडा पूरे देश और प्रदेश के किसानों के सामने आ गया। तो नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां कोई बचा नहीं, सब लोग अपने घर, किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं। और अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस के मित्र ने यहाँ पे चर्चा में राहुल गांधी का जिक्र किया, अगर कृषि कानूनों पर चर्चा करनी थी तो पार्लियामेंट में किस तरह से बात की कांग्रेस? अगर कांग्रेस को कोरोना पे चर्चा करनी थी तो पार्लियामेंट का सत्र अभी चला था, प्रदीप भाई आपने देखा होगा, कांग्रेस ने वहां पे चर्चा क्यों नहीं की? वहां पे लगातार लोकसभा के अंदर ओम बिरला जी कहते हैं कि भाई किसानों से चर्चा कर लीजिए, राज्यसभा के अंदर जो है हमारे उपराष्ट्रपति सभापति कहते रहे कि किसानों से चर्चा कर लीजिए, लेकिन वहां पे किसानों पर चर्चा क्यों नहीं? वहां कृषि के लोगों पर चर्चा क्यों नहीं? उसका एक बड़ा कारण प्रदीप भाई मैं आपको बताता हूँ। जब वहां पे चर्चा होती और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून पे चर्चा होती तो कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ता कि पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे चलता है, पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
नहीं, वो तो जब आपको भी लाभ लेना है, जब इनको भी लाभ लेना है और जब तमाम पार्टियों को लाभ लेना है, तब तो आप एक कानून विशेष पे एक साथ आ जाते, एक साथ बैठते और शांतिपूर्वक तरीके से उसको पास भी कर दिया जाता है। उसके अलावा आपको जनता के बीच जाना है, इनको जनता के बीच जाना है। 10 साल आपको हो चुके हैं, इनको सत्ता वापिस चाहिए। सारे सारे जो है ना टेंट्रम अपना लिए जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे पे छीटाकसी होती है। लेकिन असल बात यह है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या उन पे चर्चा होती है? मैं इंडियन नेशनल लोकदल से तंवर साहब को शामिल कर लेता हूं। तंवर साहब, आज आप लोग भी मिले हैं, क्या क्या मसले आपने उठाए हैं राज्यपाल के सामने? हालांकि आपका कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, उसके बावजूद आप सड़कों पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। क्या कुछ मसले आपने उठाए हैं आज? देखिए, आज प्रदेश में अनेक मुद्दे, अनेक अनियमितताएं व्याप्त हैं। इनके लिए आज अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से मिला है और इस प्रदेश में जो भी अनियमितताएं हैं उनके बारे में राज्यपाल जी को सब कुछ बताया। आज कृषि कानून की अभी आप बात कर रहे थे, जिस प्रकार से इस राष्ट्र में पहली बारी किसान संसद चला दिल्ली में, इसके अलावा जो पेपर लीक मामला हुआ, निसंदेह मध्य प्रदेश के व्यापम की पुनरावृत्ति उसमें दिखाई देती है। इसके अलावा शिक्षा के स्तर पर जिस प्रकार का इस प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो सभी भली भांति परिचित है। जिस प्रकार से कोरोना काल में खासतौर पे दूसरी लहर में लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया, निसंदेह इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। महंगाई का आलम आप और हम सब भुगत रहे हैं। जिस प्रकार से 100 के ऊपर पेट्रोल चला गया है, 90 के ऊपर डीजल चला गया है, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? और बेरोजगारी की अगर हम बात करें, आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा मैं आज आपके माध्यम से कहना ये भी चाहूंगा, देश और प्रदेश में जन समर्थन यात्रा की जो बात की जा रही है, निसंदेह ये जो किसान का विरोध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में, ये उसके लिए प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। ये अब इनके हालात वो हो गए, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। इसके अलावा मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण अंधेर नगरी चौपट राजा का प्रस्तुत करूं। 12 अगस्त को एक केस दर्ज होता है रेड क्रॉस के सचिव है श्याम सुंदर गुड़गावा के, और वो मामला ऑलरेडी उपायुक्त महोदय के संज्ञान में होता है 20-25 दिन पहले, और केस दर्ज होने के बावजूद भी राज्यपाल से उस सचिव को सम्मानित कराया जाता है स्वतंत्रता दिवस पे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? दो बड़े मसले जो है ना परवीन अत्रे साहब, जो कांग्रेस की ओर से और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से उठाए जा रहे हैं, एक तो रोजगार को लेके और पेपर लीक को लेके। महंगाई और किसानों का मसला अलग है, लेकिन अगर इसी तरह पेपर लीक हुए, और ये तो एक किस्म से आप ये कहिए कि सिस्टम की हम क्या कहें, कमी कहें, लाचारी कहें। जनवरी में पेपर हुए थे, वो लीक हुए, वो कैंसिल करने पड़े। ये पेपर हुए, ये लीक हुए, कैंसिल करने पड़े। सर, रोजगार का मसला तो बड़ा ही है। रोजगार का 28.1 बेरोजगारी दर जब पहुंच जाती है और सरकार ये कहती है कि ये आंकड़े फॉल्स है, गलत है, और प्रदेश में एक्चुअल बेरोजगारी जो है वो 6% की है, कैसे यकीन करेगा युवा जब उसके साथ इस तरह का धोखा लगातार हो रहा है? तो सवाल तो पूछना बनता है सर। नहीं भाई, ऐसा है कि आप जो 28% बेरोजगारी की बात करते हैं, वो आंकड़ा लेते हैं आप सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जी, और हम जो 6 प्रदेशों की बात करते हैं, हम लेते हैं आंकड़ा NSSO का, जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है। जो CMI है वो आपको पता है कांग्रेसी कार्यकर्ता की एक प्राइवेट कंपनी है, तो घर की भाई काका लिखनी है, वो वाली स्थिति है CMI। आप CMI के आंकड़े पे चर्चा करेंगे, NSSO के आंकड़े पे चर्चा करेंगे, नीति आयोग के आंकड़े पे चर्चा करेंगे, या स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े पे चर्चा करेंगे, ये निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मुझको सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी से नौकरी दे देती है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब रही लगभग 6 साल तो करीबन 5600 नौकरियां दी गई थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अपने 10 साल के अंदर लगभग 68,000 नौकरी दे पाए।
तो एक सरकार को 1 लाख से ज्यादा मिलती है मात्र 7 साल में, और 10 साल में 8,000 और 68,000 के भी सवाल है। पहला सवाल तो यही है, आपको याद होगा जो गैस टीचर उन्होंने भर्ती किए थे वो हमने आके उनके भविष्य को सुरक्षित किया। जेपीटी टीचर हमने आके लगाए, जबकि ये बीच में उनको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा जो पेपर लीक की बात करते हैं, मैं अपनी बात भी करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूंगा, क्या हमारा ये सवाल पूछना नहीं बनता भूपेंद्र हुड्डा से 2007 में कैलाश पटवारी की पोस्टों के साथ क्या हुआ था? 2011 में जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट थी उनका क्या हुआ था? 2013 के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या हुआ था? 2013 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का क्या हुआ था? मतलब जो पीछे हुआ है उसको जो पीछे हुआ है वही आपके कार्यकाल में हो गया, तो आप जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं जो आपके कार्यकाल में हुआ है। सर मैं जस्टिफाई नहीं कहा कि मैं अपनी बात कर जवाब देता हूँ। देखिए, जिस तरह से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर पुलिस का पेपर लीक हुआ, देखिए इसमें एक अंतर और समझना पड़ेगा प्रदीप भाई। पेपर लीक होना और पेपर आउट होना दो अलग अलग चीजें हैं। हुआ ये, आपको याद होगा नायब तहसीलदार का पेपर था, कांग्रेस की चुनाव के पेपर लीक हो गया, लेकिन कोर्ट ने भी ये माना कि सोशल मीडिया पे जो पेपर घूम रहा है वो नायब तहसीलदार का पेपर ही नहीं है। जब कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे दी, उसके बावजूद अगर रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहे कि साहब पेपर लीक हो गया, तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। हाँ, पुलिस का पेपर लीक हुआ जिसके ऊपर जांच चल रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जो किंगपिन है वो भी जल्दी से होगा। आपको ये भी देखना चाहिए संदीप भाई कि ये सरकार कितनी सुविधा है। जब सरकार की जानकारी के अंदर ये आता है कि नहीं, रोजगार का मसला तो प्रवीण भाई, आपको रोजगार के मसले में तो देखिए जवाब देना ही पड़ेगा। 20-20 हजार पोस्टें अगर स्कूलों में खाली है तो प्रदेश के भविष्य के साथ कैसे आप न्याय कर पाएंगे, ये बताइए। आप 20-20 हजार, आप पुलिस का पर्चा लीक हो गया, आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून को अपना काम करने की नौबत आई क्यों? वो व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि कानून को अपना काम करना पड़ रहा है? जी, मैं आपके बात सवाल से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हमारी जानकारी में चीज आती है हम एक्शन एक्शन लेते हैं, लेकिन इससे पहले की सरकार के अंदर 11 पेपर इस पर रिलीज हो गए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम यहाँ पे जांच करके 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कमीशन के सीएम वाइस प्रेसिडेंट छापा मार दिया। चंदेलिया साहब मना कर दिया गया है, सीएमआई के आंकड़ों को बता दिया गया है कि ये फॉल्स है, ये 28.1 का आंकड़ा जो है वो नहीं है, और आप लोग खामखा शोर मचा रहे हैं रोजगार के मसले को लेकर, तो कम से कम ये कहा जा रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार हमने अपने लोगों को, अपनों को मरते हुए देखा, बिना ऑक्सीजन, बिना वैक्सीन, बिना दवाइयों के, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी संसाधनों के अभाव में, हमारे सफाई कर्मी बिना पीपीई किट के उन्होंने जो काम किया, मानवता की जो सेवा की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि थर्ड वेव आने वाली है। और पहले दिन से जब नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे मोदी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चेताया था। नहीं, रोजगार पे तो आपके मुद्दे को नकार दिया ना, रोजगार पे तो आपके आंकड़ों को बीजेपी नकार रही है साफ। आप कह रहे हैं 28.1। इनके नकारने से कुछ नहीं होता। हरियाणा में एक कहावत है कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पर समय आने पर ये भाजपा के लोग जिन्होंने 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी, आज ये पब्लिक के पास नहीं जा सकते। देश के अन्नदाता, कर्मचारी, बेरोजगार युवा, महिला, बच्चियों का शोषण हो रहा है, सबका शोषण हो रहा है, आम व्यक्ति का शोषण हो रहा है, तो ये लोगों के पास नहीं जा सकते। इनके हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे हैं। नहीं, मसला तो देखिए, मसला तो चंदेलिया साहब एक बात बताइए, चंदेलिया साहब आज प्रवीण अत्रे जी ये कह रहे हैं कि जब कोरोना काल आया, पूरे देश में महामारी थी और व्यवस्थाएं बनाने में वक्त लगा, लेकिन उसके बाद जो हरियाणा ने काम करके दिखाया कोरोना में, लोगों को बचाने का काम, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का, आप खामखा उंगलियां उठा रहे हैं, ये भी तो कहना है प्रवीण अत्रे साहब का। प्रदीप जी, आपके सम्मानित मैं सुखबीर तंवर साहब को शामिल कर रहा हूं चर्चा में। बोलिए तंवर साहब। आवाज आ रही है सुखबीर जी? जी, पहले आपको सुनवा देते, दोबारा आते हैं चर्चा में, मेरे ख्याल में ऑडियो की कुछ दिक्कत है। पहले आपको सुनवा देते हैं विधानसभा सत्र को लेकर अलग अलग नेताओं का क्या कहना है।
ये रूटीन वर्क है, हर बार विपक्ष जो है वो इस प्रकार के प्रस्ताव लेके ही आता है और ये सरकार की ड्यूटी है, उनका सारों का जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो भी लेके आएंगे सरकार उनका जवाब देगी, जो भी वो बात रखेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, सरकार, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, सरकार बचना चाहती है। देखिए, हम कभी किसी से नहीं बचते। आप जिसको विपक्ष कहते हो वो तो सरकार के साथ मिला हुआ है। आपने पिछले सेशन में देखा होगा खुद ने कि किसानों का जो इशू था उस पे कितने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पे कोई एक शब्द भी विधानसभा में नहीं बोला। वहाँ बजाय आम लोगों की समस्याओं को उठाने के, उनके अपने कैसे फायदे हो उन पे चर्चा कर रहे थे। अब भी मुझे ये लगता नहीं है कि कोई जितनी बेकायदियाँ इन 6 महीनों में और हुई है, केवल पेपर लीक का इशू नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू है। जी, बी टीम बता दिया आपको, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस को, आप सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं। जब मुद्दे उठाने का वक्त आता है तब आप या तो वॉकआउट कर जाते हैं या, और ये बात परवीन अत्रे साहब ने भी, चंदोलिया साहब, शुरुआत में ही कही थी कि विधानसभा के बाहर तो आप पूरे जोर शोर से मुद्दे उठाते हैं लेकिन विधानसभा के भीतर आपकी घीघी बन जाती है। प्रदीप जी, विधानसभा में हमारे माननीय विधायकों ने, हम बताना चाहते हैं, मैं एक वाक्य करण सिंह दलाल जी का याद दिलाना चाहता हूँ। पलवल से विधायक रहे करण सिंह दलाल जी का। करण सिंह दलाल जी ने गरीब लोगों का, बीपीएल कार्ड के लोगों का, मजदूर लोगों का मुद्दा उठाया था और उनके साथ जो अभद्रता की गई भाजपा के इशारे पर, गरीब लोगों की बात उठाने पर, मजदूर किसान की बात उठाने पर करण सिंह दलाल जी को सस्पेंड किया गया। तो दमनकारी नीति, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का ये लोग गला घोट रहे हैं। जो भी आवाज उठाता है, तानाशाही दिखाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। मैं बताना चाहता हूं, देश का किसान, प्रदेश का किसान इनको माफ नहीं करेगा। बेरोजगारी का आलम आप जानते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े दिखाना बंद कर दिया मोदी जी की भाजपा सरकार ने। और ये डबल इंजन की जो भाजपा जसपा की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में दूषण बोलिए अत्रे साहब। रवि भाई, मुझे लगता है चंदोलिया जी को थोड़ा लिख पढ़ के आना चाहिए, जानकारी लेके आना चाहिए। ये बात कर रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़ों की। आपको याद होगा, इससे पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बाकायदा कानून व्यवस्था से जुड़े दूसरी बात, विपक्ष की स्थिति बड़ी अजीब है। कभी भाई अगर आप देखिए, कांग्रेस भी तो यहाँ पे बैठ के ये कह रही है कि जो करण सिंह दलाल जो भूतपूर्व हो गए, उनके साथ में पूंजी की जो उपनामा हुई थी वो बीजेपी के इशारे हुई। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति बड़ी दिक्कत है। ओम प्रकाश चौटाला जी संसद तौर पे जा रहे हैं, वहां से उनको माइक ही दिया जाता है बोलने के लिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल वाले कहते हैं कि संसद तौर पर जो बैठे हैं वो सारे कांग्रेस हैं, वो किसान है नहीं है। तो कितनी विपक्ष की इसकी विपक्ष यही नहीं कर पा रहा है कि इनको कहना क्या है और करना क्या है। तो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है जब विपक्ष के अंदर बोलबाला आ जाती है और कांग्रेस की तो खोल रही है, जब कांग्रेस सुनता से दूर होती है। देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी। आज ये लोग भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बताते हैं जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, शहादत दी हो, या देश की जंग आजादी की लड़ाई में जिसने भाग लिया हो, एक व्यक्ति बता दें आप भाजपा का। आप मुद्दों की बात कीजिए ना चंदेलिया साहब। मुद्दों में मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए प्रदीप जी। क्या बेरोजगारी, सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुखबीर जी बोलिए। ठीक रखो भाई, बोलिए सुखबीर जी। रोजगार देने की, लेकिन समझे साजिश है कांग्रेस सरकार की, षड्यंत्र है इन लोगों का। आवाज आ रही है सुखबीर जी? आवाज आ रही है। ये जितेंद्र जी चुप हो तो मैं बोलूं ना। बोलिए बोलिए। दबाज साहब, मैं आपके माध्यम से प्रवीण जी से सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में जिस प्रकार पेपर लीक, मध्य प्रदेश के व्यापम की पुनरावृत्ति है और निसंदेह जो भी खट्टर साहब के शासनकाल में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, सब में पेपर लीक में, सब में मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या आज तक कोई अपराधी या अधिकारी दंडित हुआ? दूसरा, आपके माध्यम से पूछना ये चाहता हूँ, जिस प्रकार जब किसान आंदोलन शुरू हुआ
और उसकी काट के लिए पूरे पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने SYL का मुद्दा उठाया। और क्या आज SYL का मुद्दा गौण हो गया इनके लिए? एक बारी उठा के जब उसका प्रभाव नहीं आया हरियाणा में, तो आज इनके लिए SYL का मुद्दा गौण हो गया क्या? ये दोनों सवालों का जवाब देके जाए। धन्यवाद। आवाज आ रही है अत्रे साहब आपको? आवाज आ रही है अत्रे साहब आपको? प्रदीप जी, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महिलाओं और छोटी बच्चियों के यौन शोषण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को बड़ी ताकत से मानसून सत्र में, जो विधानसभा हरियाणा का मानसून सत्र है, कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत से पहले दिन से उठाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। प्रदेश की जनता के लिए रोजगार देना, मूलभूत समस्याओं का समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन कोरोना काल के अंदर जो भयावह हालात बना दिए हैं भाजपा और जजपा की डबल इंजन की सरकार ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदीप जी। तो प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। दो सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल ये है कि पेपर लीक जो हुए हैं, क्या उसमें कोई अधिकारी या जो लोग दोषी थे, अब तक जितने हुए, कई सारे हो चुके हैं, क्या कोई दंडित हुआ है? किसी पे कोई कार्रवाई हुई है? और अगर नहीं हुई है तो फिर प्रदेश का बेरोजगार युवा कैसे भरोसा करेगा, बताइए। जी ऐसा है, जिस भी भाई ने ये सवाल पूछा है, मुझे तो उनके दिमाग पे ऐसी आती है जी। भाई, कानून के अंदर जांच होती है, जांच में व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। दंडित करना काम कोर्ट का होता है, सरकार का नहीं होता। तो सवाल पूछने वाला भाई पहले अपना सवाल ठीक कर, सवाल तो ढंग से पूछिए। वो काम कोर्ट का है, जांच चल रही है, 8 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे जांच बढ़ रही है और लोग गिरफ्तार होंगे और वो कोर्ट में पेश होंगे। दंडित कोर्ट करेगी, सरकार भी दंडित किया करे। इस बात को समझे पहले। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ सभी, देखिए हो क्या रहा है, कांग्रेस जैसी पार्टी हमसे ये कह रही कि साहब देखिए कोरोना काल में आपने कुछ नहीं किया। अरे आप 56 साल अकेले सत्ता में रहे, देश की जनता को शौचालय तक नहीं दे सके आप, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप 56 साल सत्ता में रहे, क्या वजह थी कि पीपीई किट नहीं बनती थी देश के अंदर? आप 56 साल सत्ता में रहे, क्या वजह थी देश के अंदर मास्क का अभाव था? आप 56 साल सत्ता में रहे, क्या वजह थी कि देश में आईसीयू तक नहीं था? क्या वजह थी कि देश के अंदर वेंटिलेटर नहीं था? आज हमारा देश वेंटिलेटर के अंदर आत्मनिर्भर है, आईसीयू के अंदर आत्मनिर्भर है, पीपीई किट हम एक्सपोर्ट कर रही है, मास्क हम एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन कांग्रेस हमसे पूछ रहे हैं, पूछिए पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया? आखिरी 1 मिनट है, 20-20 सेकंड आप लोगों के पास है। इंडियन नेशनल लोक दल से मैं पहला सवाल ले लेता हूं। आपको लगता है कि सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सही है? देखिए डबा साहब, निसंदेह अनेक मुद्दे हैं और अपने परवीन जी जिस प्रकार से मुद्दों को हचप कर रहे हैं, ऐसे हचप होने वाले नहीं है। मैंने सीधा पूछा ये था कि क्या कोई अपराधी अधिकारी दंडित हुआ? अधिकारी जो जिम्मेदार थे उनके लिए आप डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके तुरंत उनको दंडित कर सकते हैं। और जो कानून की परिभाषा मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने 25 साल कानून की नौकरी करी, मुझे पता है चीजें कैसे क्या होती हैं। इसलिए आप जनता जी, मुद्दे कई सारे हैं, कोई अधिकारी या कर्मचारी दंडित हुआ, ये बड़ा सवाल इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से उठाया गया। 20 सेकंड चंदेलिया साहब आपके पास है। क्या वाकई में मुद्दे हैं या सिर्फ शोर मचाया जा रहा है विपक्ष की ओर से? प्रदीप जी, शराब और रजिस्ट्री घोटाले की जांच हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की देखरेख में हमने करने की मांग की, लेकिन आज तक हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में शराब रजिस्ट्री घोटाला जो हरियाणा के अंदर हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल है, आज तक किसी अधिकारी पर कोई गाज गिरी, किसी पे कोई कार्रवाई हुई? पेपर लीक इनकी सुनो जी। प्रवीण जी 20 सेकंड आपके पास है, जवाब दे दीजिए फटाफट। जो पार्टी अपने कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, नौकरियों की धांधली में अपने कंठ तक डूबी हुई है, जिसके नेता आपसी फुटबॉल में व्यस्त है, जिनकी दाल झूठियों में बदल रही है, जिनके नेता अपने शीर्ष नेतृत्व को पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो विधानसभा में क्या बोलेंगे? प्रदीप भाई आप ही बताइए। कपिल सिब्बल के घर में मीटिंग होती है, वहां कोशिश होती है कि राहुल गांधी और सोनिया को पार्टी में बात करो, वहां कुछ लोग बोलते नहीं है, तो जिनकी अपनी दाल जी, कांग्रेस की एकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष का कहना है कि मुद्दे इतने हैं कि सरकार को हर मोर्चे पर घेरेंगे। देखते हैं विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।